नमस्कार आप सभी को। देखिए, आज का हमारा टेस्ट डिस्कशन बायोस्टैटिक्स के क्वेश्चन को लेकर के है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ का लास्ट टेस्ट भी है। तो लास्ट पेपर्स के अंदर बायोस्टैटिक्स के जो क्वेश्चंस रहे हुए हैं उनको अपन 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ से ऐड करनी है, कुछ टॉपिक्स को और क्लियर करना है ताकि कमिंग एग्ज़ाम के अंदर इन चीज़ों का थोड़ा और बेटर फ़ायदा आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मेड यूज ऑफ व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रेयर इवेंट इज वेरी स्मॉल। तो कोई भी इवेंट है और वो इवेंट बहुत रेयर इवेंट है, और उस रेयर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है होने की जो संभावना है वो भी बहुत छोटी है। यानी कि आप ऐसे समझें कि कोई ऐसा केस है जिसमें कोई घटना है और वो घटना होती भी बहुत ही कम बार है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही कम है। यानी कि ऑलरेडी वो चीज़ बहुत कम है और उसकी संभावना भी बहुत कम है। तो ऐसे जो सीरीज़ है या ऐसा जो सिचुएशन है, तो वहाँ अपन स्टेटिस्टिकली कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई किया जाता है। क्योंकि देखो, थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के जो बेसिक्स हैं वो ध्यान देने पड़ेंगे। अपन चाहे या तो किसी बुक से कवर करें या इंटरनेट से देखें, और इंटरनेट से देखें तो भी जो अच्छे जो सोर्स हैं केवल आपको वही काम में लेने हैं। जैसे कि विकिपीडिया को आप ठीक मान सकते हैं, है ना। किसी दूसरे कोचिंग या जो और नॉर्मल जो 12th स्टैंडर्ड के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बजाय आप जो रिलायबल जो वेबसाइट है केवल उन्हीं से आपको चीज़ें लेनी है। तो थोड़ा सा ऐसे समझा जाए कि कोई बहुत ही छोटा इवेंट जिसकी अकरेंस बहुत कम है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर जैसा फीलिंग है, तो उसके लिए अपन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो कर्व्स हैं उनको लेकर के ये क्वेश्चन है, लेकिन 4 जो ऑप्शन है उनमें से एक ऐसा है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी कि जो भी हमारे पास डाटा का सेट होता है या जो भी डाटा हमारे को दिया हुआ होता है, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो कर्व्स होते हैं उन कर्व्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि सिमेट्रिक बेल शेप्ड कर्व है ना, सिमेट्रिक बेल शेप्ड कर्व, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई होते हैं। स्क्विड का मतलब जैसे एक तरफ झुका हुआ जो होता है कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जो झुका हुआ है, या एक जो ग्रुप है फ्रीक्वेंसी का वो ज़्यादा हो, है ना, वो राइट हैंड साइड में हो या लेफ्ट हैंड साइड में हो, तो ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं। टी एंड यू शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं, ये भी पाए जाते हैं। लेकिन जो फॉर्क शेप्ड होता है, फॉर्क का मतलब जैसे आपके पास कोई इस प्रकार का मैटर हो कि कोई एक लाइन है वो 2 लाइन में डिवाइड होगी, फिर फर्दर ये डिवाइड होगी, तो ये फॉर्क सिस्टम कहलाता है। तो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का पैटर्न नहीं होता है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने ये चीज़ आपको कर्व्स के जो पैटर्न्स हैं वो भी शेयर किए हैं। तो होता क्या है कि जैसे किसी क्वेश्चन पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती अपन को। उसका मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पे था कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टाइप्स आप सर्च करें। आपको नेट पे क्या सर्च करना होता है, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, तो हमारे पास वो कर्व्स आ जाते हैं। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बेल शेप भी है, स्क्विड भी है, टी शेप भी है, लेकिन वहाँ पे कोई फॉर्क जैसा सिस्टम नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अर्थमेट्रिक मीन निकालना है आपको, और वो भी पहले 10 नंबर्स जो कि ऑड हैं। तो 10 नंबर ऑड आप लेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 होंगे। तो ये पहले 10 ऑड नंबर हैं और इनका
टोटल आप करेंगे तो ये आएगा 100 और ये 10 डिजिट हैं तो आप इसका मीन निकालेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10। तो ऐसा है कि जैसे स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन आप कर भी पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं सकते, आराम से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके किए हुए होंगे या कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने अप्लाई किए हुए होंगे तो उनका ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ हमसे पूछा गया था कि करेक्ट फॉर्मूला बताना अपन को। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड अर्थमेट्रिक मीन। कंबाइंड का मतलब है कि जैसे आपके पास सीरीज हो, एक से ज़्यादा सीरीज है डाटा की और उनके लिए आपको कंबाइंड अर्थमेट्रिक मीन निकालना है। तो जो राइट प्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन नंबर 2 वाला है कि कंबाइंड मीन को अपन एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जैसे कंबाइंड से आप समझेंगे तो N1 पहली सीरीज़ के लिए है, N2 दूसरी सीरीज़ के लिए, ऐसे ही एंड सो। और फिर उनके मीन हैं, पहली सीरीज़ का मीन x1 बार, दूसरी सीरीज़ का मीन x2 बार, उन सबके जो मीन और जो नंबर हैं वो ऐड होंगे, फिर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस और जो भी होंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको N1 N2 दो सीरीज़ दी हुई है तो केवल दो सीरीज़ के हिसाब से आप कंबाइंड निकालेंगे। तो दोनों के कंबाइंड को निकालने के लिए हमें दोनों के एवरेज और नंबर को जोड़ के उनके टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हमारे पास जैसे 3 हो तो एक डिजिट इसमें और ऐड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इफ सिग्मा इज़ 5.97 एंड मीन है ना एक्स बार है ऑफ ए सीरीज इज़ 51, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा ये अपन को काउंट करना है। तो सिग्मा तो आपको यहाँ पे दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन जो मानक विचलन होता है, और एक्स बार का मतलब होता है मीन, जो भी हमारा डाटा का सीरीज है, मीन ऑफ सीरीज है ना, सिंपल मीन हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 5.97 डिवाइडेड बाय 51 इज इक्वल टू 0.1170। तो थर्ड ऑप्शन के अंदर ये हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास कोई सीरीज है और उस सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और उसका मीन दिया हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो गया है कि हम उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी क्या है ना, कि प्रायिकता आपको बतानी है ऑफ थ्रोविंग एन इवन नंबर विथ ए डाई विल बी। तो अगर हम किसी डाई को फेंकें तो उसके अंदर जो हमें मिलेगा वो आउटपुट है और उसके अंदर इवन नंबर ही आना चाहिए। जैसे हमारे पास जो डाई होती है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 तक नंबर होता है। तो हमारा टारगेट ये है कि जब भी हम फेंकें तो उसमें इवन नंबर ही आना चाहिए, यानी कि 2 4 और 6 ही आना चाहिए। तो टोटल जो ऑप्शन है वो तो है 6। टोटल जो आउटपुट ऑप्शन है वो है कि 6 की, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हम जो चाहते हैं एक्सपेक्टेड वो है ओनली इवन, यानी कि 2 4 और 6, यानी कि ये टोटल कितने हैं 3। तो प्रोबेबिलिटी की 6 में से 3 आएंगे, तो ये अपन को निकालना पड़ेगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ऑप्शन विल बी सेकंड। कि जैसे आप उसको फेंकेंगे, पासा को फेंकेंगे तो 6 में से कोई भी आ सकता है, तो सम संख्या वाला ही आए तो आधी संभावनाएं हैं
यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी है, 1/2 से अपन बता सकते हैं। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि हमें ये बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स की संख्या के आधार पे कितने प्रकार के कोरिलेशंस पाए जाते हैं, यानी कि जो डाटा जो होते हैं वो डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक वेरिएबल एक इनवेरिएबल। तो जिनमें चेंजेज आते हैं वो वेरिएबल होते हैं, जिनमें चेंजेज नहीं आते तो फिक्स वैल्यूज होते हैं वो इनवेरिएबल होती हैं। तो वेरिएबल्स के बीच के अंदर जो हम कोरिलेशन निकालते हैं वो कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा जो पैटर्न होता है वो होता है लीनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन। तीसरा पैटर्न होता है सिंपल या मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन। तो जो भी हमारे डाटा हैं उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, कोई ये तरीका हो सकता है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल। तो ऐसे 3 कैटेगरीज हैं, 3 टाइप्स के कोरिलेशंस हैं, वो वेरिएबल्स के बीच में कैटेगराइज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल लेवल का ये है कि द नेम्स ऑफ फ्रांसिस गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन आर एसोसिएटेड विद, कि एक तो आपके पास है गाल्टन और दूसरे हैं पियर्सन, कार्ल पियर्सन। तो इनका जो लिंक है वो लिंक है कोरिलेशन से, कि जो वेरिएबल सीरीज होती हैं, जो डाटा सीरीज होती हैं, उनके बीच में कोरिलेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल जो डिजाइनिंग की हुई है वो गाल्टन एंड कार्ल पियर्सन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन है कि दो वर्ड होता है रिग्रेशन, इसको कि अपन रिग्रेशन एनालिसिस में भी पढ़ते हैं। तो रिग्रेशन वर्ड का सबसे पहले बार इस्तेमाल किन्होंने किया था, तो इस वर्ड का इस्तेमाल भी गाल्टन ने ही किया है 1877 के अंदर। तो रिग्रेशन एनालिसिस कोरिलेशन इन दोनों से गाल्टन का संबंध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इफ मॉड एंड मीडियन ऑफ ए सीरीज, तो मॉड की वैल्यू दे रखी है वो तो है 22 और जो मीडियन की वैल्यू है वो दे रखी है 21.4। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अर्थमेट्रिक मीन, तो मीन की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है अपन को। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होता है कि मीडियन इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू मीन प्लस मॉड। तो अपने पास मीन निकालना है तो मीन की वैल्यू को अपन एक्सपुट कर देंगे। तो मीन की वैल्यू को एक्सपुट कर दीजिए। मीडियन की वैल्यू अपन को दी हुई है 21.4 इज इक्वल टू 1/3 और ब्रैकेट में ले लीजिए 2 इंटू एक्स प्लस मोड की वैल्यू है 22। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो 1 के बटा में 3 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 65.2 इज इक्वल टू 2x प्लस 22। तो फिर आप 2x को निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 65.2 माइनस 22 इज इक्वल टू 43.2। तो x का वैल्यू हो जाएगा 43.2 बटा 2 तो 21.6 21.6। तो आंसर विल बी 21.10 जो कि हमें दिया हुआ है। तो मीन, मॉडियन एंड मॉड एक सिंपल बेसिक सा लेवल होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो आपस में कोरिलेशन के आपके पास ये इक्वेशन है तो आप दो वैल्यू कोई सी भी दी हुई हो तो थर्ड वैल्यू को निकाल सकते हैं। निकालने
के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो वैल्यू चाहिए उसको x मान लीजिए और मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टैटिस्टिकल एवरेजेस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टैटिस्टिकल एवरेजेस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी आपको ध्यान देना है। एक तो जैसे अपन मीन निकालते हैं, तो मीन का मतलब तो होता है कि टोटल जो वैल्यू है सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, कि टोटल जो आता है उसको कितनी संख्या है उसे डिवाइड कर दो तो मीन निकल जाता है। एक तो ये स्टैटिस्टिकल एवरेज होता है। या हम मीडियन निकाल सकते हैं, और मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू ऑफ ए नंबर ग्रुप, मिडल वैल्यू ऑफ ए नंबर ग्रुप। तो कोई संख्या का समूह है जो होता है उसकी मिडल वैल्यू को मीडियन बोला जाता है। ऐसे अपन निकाल सकते हैं मॉड को भी, और मॉड को ही अपन मॉडस भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ द नंबर ग्रुप। तो कोई भी संख्या की सीरीज जो होती है उसमें ज़्यादा बार जो संख्या आई हुई होती है मोस्ट कॉमन, तो वो मॉड कहलाती है। तो एवरेज 3 प्रकार से निकलते हैं, मीन, मीडियन और मॉड की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कि इनके द्वारा जो कोरिलेशन के अंदर जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट, इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ। तो किसको नाप के या किसके माप के आधार पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कि पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है, वो एक्चुअल में अर्थमेट्रिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करके दिया जाता है, और ये एक प्रकार का लीनियर रिलेशन होता है, लीनियर रिलेशन बिटवीन टू सेट ऑफ डाटा। तो हमारे पास डाटा का 2 समुच्चय हो, 2 ग्रुप हो, और उनके बीच में लीनियर रिलेशन जो होता है उसको अपन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमें दोनों सीरीज़ का अर्थमेट्रिक मीन भी चाहिए और दोनों सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सीरीज़। तो हमारे पास कोई सीरीज है, संख्या का कोई सीरीज है, और उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपन को दिया हुआ है 30%, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 15। तो हमें उसका अर्थमेट्रिक मीन कितना है ये बताना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेट्रिक मीन। तो वैल्यूज़ को अपन पुट कर देते हैं इंटू 100 होता है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू 30 दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 15 दी हुई है, अर्थमेट्रिक मीन अपन को निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। तो इसको आप सोल्व कर दीजिए। तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 1500 अपॉन 30। तो इसको एक बार आप यहाँ पे सोल्व कर दीजिए, राइट। तो दिस विल बी तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर तो कोई संख्या है नहीं तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 15 गुणा 100, यानी कि 30x इज इक्वल टू 1500। तो फिर आप x को निकाल देंगे तो 1500 को 30 से डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू आएगी 50। तो आंसर विल बी 4।
तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अपन को पता हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन और अर्थमेट्रिक मीन, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो अपन यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टैटिस्टिक डायग्राम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ, स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स जो हैं वो किसके लिए होते हैं या वो किस चीज़ के लिए काम आते हैं, या जो उद्देश्य जो होता है कि टारगेट क्या होता है। तो स्टैटिस्टिकल डायग्राम के अंदर जैसे बार ग्राफ्स आते हैं, हिस्टोग्राम्स आते हैं, लाइन ग्राफ्स आते हैं, पाई चार्ट्स आते हैं, ऐसे ही स्टेम एंड लीफ डायग्राम आते हैं। ऐसे ट्रेंड्स आते हैं, सिंपली इसी प्रकार से इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स आते हैं, इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स। तो जैसे अपन बात करें कि हमने कोई बार ग्राफ बनाया है, कोई लाइन ग्राफ बनाया है, पाई चार्ट बनाया है, तो हम जो भी डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना, और प्रेजेंटेशन, ये डाटा के साथ में प्रोसेसिंग है अलग अलग। ये सबसे पहले जो अपन डाटा को फील्ड से लेते हैं, टेबुलाइज करते हैं, वो कलेक्शन ऑफ डाटा है, और उसको प्रेजेंट करने के तरीके हैं ये स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स के, वो प्रेजेंटेशन के काम आते हैं। ये सब डायग्राम्स हैं जो प्रेजेंटेशन के काम आते हैं, और उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना वो इंटरप्रिटेशन है, उनसे कंक्लूजन क्या निकलता है एनालाइज करना, वो फर्दर प्रोसेसिंग के पार्ट्स होते हैं। तो जो भी हम ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, वो प्रदर्शन के लिए होते हैं, कि प्रेजेंटेशन के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको कि अपन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को एनोवा के नाम से भी जानते हैं, वाज प्रपोज्ड बाय। तो जो एनोवा का जो मेथड है वो किन्होंने दिया था, तो ये रोनाल्ड एंड फिशर का दिया हुआ है एनोवा। और अगर हम बात करें तो एनोवा का जो मैटर है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा जो होता है वो बेस्ड होता है बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ टोटल वेरिएशन, लॉ ऑफ टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि विद इन सीरीज एंड बिटवीन सीरीज। जैसे कोई डाटा की सीरीज है तो उस एक एक सीरीज में कितना वेरिएशन है वो भी आएगा, और जितनी भी सीरीज हैं उनमें आपस में कितना वेरिएंस है वो भी आएगा। तो उससे मिलता है टोटल वेरिएंस, और टोटल वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए ही जो एनोवा है वो काम में ले जाता है। यानी कि जितना भी डाटा है या पूरा जो ग्रुप होता है डाटा का, जितनी भी सीरीज हैं, उन सारे ग्रुप के बीच में जो टोटल वेरिएंस है वो एनोवा रिप्रेजेंट करता है। और सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाता है टू टेस्ट द डिफरेंस, बिटवीन दो या दो से ज़्यादा मीन्स। तो दो या दो से ज़्यादा जो सीरीज होंगी उन सीरीज़ के जो मीन्स हैं और मीन्स के अंदर कितना डिफरेंसेज है वो भी हम इससे पता लगा सकते हैं। तो वैसे टोटल वेरिएंस को काउंट करने के लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, क्योंकि इसके नाम में ही यही आता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि टोटल वेरिएंस को एनालाइज करने के लिए एनोवा काम में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये था कि सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर टी टेस्ट, इसको अपन स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं, स्टूडेंट्स टी टेस्ट। और करेक्ट जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो ऑप्शन सेकंड में हमें मिल जाएगा,
अब इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एक्स बार का मतलब तो होता है ऑब्जर्व्ड मीन ऑफ सैंपल। ऑब्जर्व्ड मीन ऑफ सैंपल कि आपके पास कोई भी डाटा है तो उसका मीन कितना हमें प्राप्त हुआ, ऑब्जर्व्ड मीन है। म्यू का मतलब है एज्यूम्ड मीन ऑफ सैंपल। एज्यूम्ड मीन ऑफ सैंपल, तो रियल में उसका मीन क्या है, वो एक्स बार है। हमने उसका काल्पनिक जो माना है वो म्यू है। एस का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। एन का मतलब है सैंपल साइज। और आप इसमें ध्यान देंगे कि वन सैंपल होने पे और टू सैंपल होने पे इसमें क्या चेंज आता है। वन सैंपल होने पे t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस अपॉन अंडर रूट एन। तो जैसे अपन बटा के भी नीचे बटा है ना, तो वो फिर ऊपर गुणा में आ जाता है, तो यहाँ ये ऊपर गुणा में इसीलिए आया हुआ है। तो मैथमेटिकली थोड़ा सा आप इसका ध्यान देंगे। अगर टू सैंपल होंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू x1 बार प्लस x2 बार, यानी कि दोनों का मीन आपने ले लिया, उसको जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। तो सिंपली जो मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन अपन को पूछा हुआ है वो वन सैंपल के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। और s के बटा में अंडर रूट n है तो वो गुणा में आ गए, इसलिए वहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए काम आता है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को हमें टेस्ट करना हो कि हमने मान लिया काल्पनिक एज्यूम्ड, और असलियत में जो है और माना जो है उनके बीच में जो रिलेशन है वो इससे पता लगता है। और दूसरा इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है विलियम सीली गोसेट 1908। तो टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट एक कॉमन सा टॉपिक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन में भी कोई आपको मिल जाए तो थोड़ा सा आप उसको कवर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट गिव अस एन आइडिया अबाउट डाइवर्जेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कितना अंतर है। डाइवर्जेंस का मतलब उनमें डिफरेंस कितना आ गया, कि उनके वैल्यूज़ कितने दूर हो गए, जिसको कि अपन गुडनेस ऑफ फिट के नाम से भी जानते हैं। वो एक्चुअल में क्या है, तो वो काई स्क्वायर टेस्ट से हम पता करते हैं। कि जैसे मेंडलिज्म के अंदर अपन कोई भी क्रॉस कराते हैं तो हमें अनुपात प्राप्त होते हैं, तो वो अनुपात रियल अनुपात ही हैं या किसी दूसरे किसी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की वजह से अनुपात चेंज हो गया। तो डाइवर्जेंस जो आया है वो बाई चांस आया है या किसी कारण से आया है, तो उसका जो आइडिया है, आइडिया अबाउट द डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस का कारण क्या है उस चीज़ को स्टेटिस्टिकली प्रूव करने के लिए गुडनेस ऑफ फिटनेस यानी कि काई स्क्वायर टेस्ट किया जाता है। तो ये तो हो गया कि काई स्क्वायर टेस्ट से इस चीज़ का कनेक्शन है। बाकी अगर हम एफ टेस्ट की बात करें तो एफ टेस्ट कंपेयर करने के लिए होता है, कंपेयर द वेरिएंस ऑफ टू सैंपल्स। कि दो सैंपल्स का जो वेरिएंस है उसको कंपेयर करता है
टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट अभी हमने बात की थी, उससे पता लगता है कि वेदर द मीन ऑफ टू सेट आर सिग्निफिकेंट डिफरेंट, कि कोई दो सेट हैं और उनके जो मीन हैं वो पर्याप्त आइडेंटिटी अपने अपने अलग अलग रखते हैं, यानी कि उनके बीच में कितना डिफरेंस है उसका मेजरमेंट टी टेस्ट या स्टूडेंट टी टेस्ट से आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वेरिएशन कि वेरिएशन की मात्रा कितनी है ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, तो हमारे पास कोई एक रैंडम वेरिएबल सेट हो, सीरीज हो कि कुछ नंबर, कोई दूसरा नंबर, कोई तीसरा नंबर, ऐसे अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स हों, उनके बीच में कितना वेरिएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से पता लगता है। और अगर हम काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें, जिसको कि अपन ने गुडनेस और फिटनेस टेस्ट भी बोला है, तो इससे पता लगता है कि वेदर की है या नहीं, वेदर टू कैटेगोरियल यानी कि कैटेगरी से जुड़े हुए वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट इन फ्रीक्वेंसीज, इन्फ्लुएंसिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। देखो वैसे तो क्या है कि स्टैटिक्स को लेके हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्टी लग रही होगी या थोड़ा सा अनयूजुअल सा लगता होगा, बट अगर आपने CSIR के लिए प्रिपेयर किया है तो काई स्क्वायर टेस्ट पे आपने काम जरूर किया होगा। सिंपली ऐसे मान सकते हैं कि जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो F2 का अनुपात आता है 9:3:1। तो हमें लगता है कि हम कोई भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो 9:3:1 आना चाहिए, तो ये तो हो गया एक्सपेक्टेड। लेकिन मान लो कि आपने कोई केस था, वहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया और आपको जो नतीजा मिल रहा है वो मिल रहा है 9:7:1। तो 9:3:1 और 9:7:1 इनमें अंतर है, डिफरेंस है। ये आपका एक्सपेक्टेड था, ये ऑब्जर्व्ड है, तो हमने जिसे कल्पना की वैसा मिला नहीं, कुछ और मिला, तो अंतर वाली चीज़ मिली है, राइट। तो यहाँ आपको ये समझ में आता है, या काई स्क्वायर टेस्ट हमें ये बताता है कि ये जो डिफरेंस है या जिस कारण से डिफरेंस है, इन्फ्लुएंसिंग जो कर रहा है, इन्फ्लुएंसिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिकल कि 9:3:1 आया या नहीं आया। हम क्या चेक कर रहे थे कि चाहे टेस्ट करा के देख लो 9:3:1 आएगा, है ना। जब हमने काम चालू किया था ऐसा लगा था जैसे 9:3:1 आ जाएगा, लेकिन 9:3:1 को किसने प्रभावित किया, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अलग से अपनी पहचान रखती है, उसने इसको प्रभावित किया। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर आता है कि जो एपिस्टेसिस है उसकी वजह से होता है ऐसा। तो एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा देता है, या एक ऐसा कुछ केस हुआ जो मेंडलिज्म के अंदर तो हम नॉर्मल लेते ही नहीं हैं। तो जो 9:3:1 और 9:7:1 के बीच में जो अंतर आया, वेरिएशन जो आया, वेरिएबल जो है, उसका कारण क्या है, कारण बाई चांस है या कोई कारण है उसका, तो वो इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है या नहीं, उसका पता काई स्क्वायर टेस्ट से लगता है। तो
तो काई स्क्वायर टेस्ट का एप्लीकेशन जेनेटिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, हमारे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। बाकी स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें ही बहुत काम की होती हैं, तो आप सारा कुछ जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वैर सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स बार का मतलब मीन है, तो वो क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन निकालते हैं सिग्मा अपॉन एक्स बार से, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि द probability that a tree aged 60 years will live up to 70 years is 0.65। देखो एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आंसर तक जाएंगे, सही जाएंगे या गलत जाएंगे, है ना। जैसे स्टूडेंट की तो कोशिश होती है कि मैं आंसर सही निकाल दूंगा, उसको लगता भी है कि मैं सही निकाल रहा हूँ, गलती तभी तो होती है। बट इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको आप सिंपली पढ़ रहे हो या उसको आप पकड़ के पढ़ रहे हो। तो आप थोड़ा सा कोशिश करना कि आपको प्रोबेबिलिटी बताई गई है ना, कि 0.65 क्या चीज़ है, 0.65 है प्रोबेबिलिटी, संभावना। प्रोबेबिलिटी को वैसे तो प्रायिकता बोलते हैं, लेकिन आप सरल भाषा में संभावना बोलते हो। जैसे किसी ने कहा कि आज बारिश होने की संभावना 10% है, यानी कि 10/100 यानी कि 0.1। तो यहाँ पे 0.65 यानी कि 65% संभावना है, ऐसा मतलब है इसका कि 65% संभावना है किस चीज़ की, कि अगर कोई पेड़ 60 साल का हो गया है तो वो 70 साल तक जिएगा। जैसे किसी पेड़ की उम्र अगर 60 साल हो गई तो वो 70 साल तक जिएगा, इसकी संभावना 65% है। यानी कि आपने ये कहा कि जैसे 100 पेड़ हैं जिनकी एज 60 साल हो गई, तो अब आपको 65 पेड़ ही मिलेंगे जिनकी एज 5 साल बाद 70 साल की होगी। यानी कि 35% पेड़ है वो 60 से 70 साल का जो 10 साल का गैप है उसमें वो मर जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि भी जितने 60 के होंगे उतने 70 के होंगे, ऐसा नहीं है। उनके 65% के होंगे, यानी कि 35% 70 साल नहीं पकड़ेंगे, वो 60 के बाद में 70 के बीच में कहीं भी उनकी डेथ हो जाएगी, सूख जाएंगे, जो भी है ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इसकी पहली लाइन का मतलब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका बेस, कि आप दिमाग में इस चीज़ को रखो कि जिसने 60 साल पूरे कर लिए वो 70 साल पूरा कर सकता है, लेकिन 100% नहीं, 65%। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, कि अब आपको क्या लगता है कि अब कितनी संभावना आप बताओगे, दैट आउट ऑफ 10 ट्रीज नाउ 60 ईयर्स, कि 10 पेड़ हैं जिनकी उम्र 60 साल है, एटलीस्ट 7 शुड लिव अप टू 70 ईयर्स, कि इन 10 में से 7 पेड़ जिनकी आज उम्र 60 साल है वो 70 साल के हो जाएंगे, इसकी संभावना आपके अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, तो ऐसा हो गया कि जैसे अगर 10 के 10 पूछते तब तो हो जाता 6.5, कि 10 का 65% 6.5 होता है, लेकिन हमारा जो सैंपल है वो 10 तो अब रहा ही नहीं, क्योंकि हमने से 10 में से क्या कर दिया, एटलीस्ट 7, तो हमने सैंपल को 10 से 7 कर दिया। तो जैसे 100 होते तो 65 होते, 10 होते तो 6.5 होते, तो 7 होते तो कितने होंगे, 7 गुणा 0.65, तो ये वैल्यू आएगी 0.455, यानी कि फर्स्ट वन ऑप्शन। तो सिंपली संभावना को आपके पास छोड़ा ही 7 है, तो 7 में से संभावना देखनी पड़ेगी। यानी कि अब 7 ही 100% हो गया, तो 7 के अंदर देखेंगे 65%, तो वो हो जाएगा 0.454। प्रोबेबिलिटी है ये,
यानी कि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.5% संभावना है। ओके, अगला क्वेश्चन था कि द डिग्री टू विच इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ वेरिएंट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द एवरेज और सेंट्रल वैल्यू। जैसे हमारे पास कोई भी डाटा है तो उसका या तो कोई एवरेज वैल्यू होता है या उसकी कोई सेंट्रल वैल्यू हम पता कर लेते हैं। अब बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो उससे कितनी दूर हैं, स्कैटर्ड का मतलब फैला हुआ। तो इंडिविजुअल वैल्यूज़ यानी कि एक एक वैल्यू सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर है या उसके कितने पास है या कितने क्लोज है या कितना गैप है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो ये डिस्पर्सन कहलाता है। यानी कि जो वितरण है कि सेंट्रल वैल्यू से बाकी वैल्यूज़ कहाँ हैं, ये डिस्पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, यानी कि जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो अपने आप में कुछ भी हो सकता है, वो स्वतंत्र है और वेरिएबल है एक्स, और एक दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है वाई। तो एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है जो किसी के मान से प्रभावित होता है या किसी की वैल्यू से उसका वैल्यू डिटरमाइन होता है, वो डिपेंडेंट हो गया। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है, तो दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है और उसको अपन मैथमेटिकली किस नाम से जानते हैं, किस नाम से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होता है रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन इक्वेशन। तो जो हम पता लगाते हैं वो तो होता है रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, और जो इक्वेशन होती है, जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है, उसको अपन बोलेंगे रिग्रेशन इक्वेशन। तो एक वेरिएबल एक्स और एक वेरिएबल वाई यानी कि दो अलग अलग वेरिएबल्स हों, उनके बीच में संबंध क्या चल रहा है, वो रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टैटिस्टिकल मेजर यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, कि कितना पावरफुल है और दिशा क्या है, ऑफ द रिलेशनशिप, कि जो भी डाटा के बीच में संबंध है वो संबंध कितना स्ट्रेंथ वाला है और उसकी डायरेक्शन क्या है, बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो दो वेरिएबल हो, एक एक्स हो एक वाई हो, उनके बीच में जो संबंध है उस संबंध का स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है वो कोरिलेशन है। हम इसको सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। सिंपल कोरिलेशन में आपको ध्यान देना है कि सिंपल का संबंध है टू से, और मल्टीपल के अंदर मोर देन टू हो जाएंगे। रेशियो तो एक सिंपल वर्ड होता है। पार्शियल कोरिलेशन आंशिक रूप से जो संबंध होता है वो कहलाता है। तो दो वेरिएबल के बीच में क्या संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, कौन सी वैल्यू किस की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, डायरेक्शन क्या है, वो सिंपल कोरिलेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमने कुछ जो लास्ट PYQs स्टैटिक्स के रहे हुए हैं तीनों पेपर्स में, उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। और एक सिंपल जो लेवल हो सकता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट हम उनके साथ डील कर पाएँ, थोड़ा सा अप्लाई कर पाएँ, कुछ कैलकुलेट कर पाएँ और कुछ थ्योरेटिकली अप्लाई कर पाएँ। तो एक आपकी चेष्टा आपको बनानी पड़ेगी कि स्टैटिक्स के क्वेश्चंस में भी आपको कुछ क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे। हालांकि सारे क्वेश्चन सही हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये लेवल ऑफ पेपर का मैटर होता है, आपके तैयारी का भी मैटर होता है कि आपने चीज़ों को किस प्रकार से तैयार किया है, स्किप किया है या थोरोली किया है। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए, और उसके लिए आपको लास्ट क्वेश्चंस और एटलीस्ट सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार आप इंटरनेट वगैरह से ज़रूर देख लेना, और उनके बेसिक जो है ना कि उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इक्वेशंस क्या हैं, किस पर्पज़ के लिए होता है, ये बड़ी चीज़ है ना। और टाइप्स हैं, पैटर्न्स हैं, प्रेजेंटेशन है। तो स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो कोई बहुत टिपिकल लेवल के नहीं होते, बट ये कि थोड़ा सा
हमारा रूटीनली इनसे कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है। बाकी कुछ क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। आई होप आज के डिस्कशन वीडियो से भी आपके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर राइज होगा, आपको लगेगा कि हम कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे या कर लेंगे। तो हमारा जो पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए टेस्ट सीरीज, इसमें कि दोनों पेपर्स के सारे PYQs को हमने कवर कर लिया है। तो हमने एक कोशिश की थी या हमने एक टारगेट बनाया था कि राजस्थान के अंदर एक जिसको कि एक अच्छा या संतोषजनक बोला जा सके कि हाँ ऐसा लगना चाहिए स्टूडेंट को कि हाँ ठीक है, एरर्स ना छोड़ी गई हो, गलतियाँ बहुत कम हो, आपके माइंड में भी डाउट्स कम रहे हों, आपको ज़्यादा सीखने को भी मिला हो। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने ये टेस्ट सीरीज़ चलाया था। आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हमारे ऊपर विश्वास जताया है, तो पूरी बिल्स की टीम आपकी थैंकफुल है। और हमें पूरा भरोसा है कि आपके साथ जो भी कंटेंट हमने डिलीवर किया है या जो भी फैक्ट हमने आपके साथ शेयर किया, जो भी आंसर हमने दिए हैं या जैसे भी आंसर को हमने समझाने की कोशिश की है, वो राजस्थान के अंदर अच्छे करेक्ट आंसर्स आप मान सकते हो। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि हम ही सही है, ऐसा हमें कहना भी नहीं चाहिए और किसी को नहीं कहना चाहिए। बट ये कि जो मैंने सीखा है या मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने जो जाना है, वो इंडिविजुअल तैयारी का मैटर हो या RPC के साथ में स्कोरिंग को लेकर के क्या तरीका होना चाहिए, वो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और जहाँ भी हो सकता है सारे एक्सपीरियंसेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैक्सिमम ज्ञान आप कैसे करें या मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे आपकी तैयारी में ऐड हों, तो ये सारा हमने एक प्रयास के माध्यम से रखा। आप लोगों ने इसमें पूरा सहयोग दिया और हमें पूरी उम्मीद है कि इन लास्ट मोमेंट के अंदर आप इन सारे क्वेश्चंस को अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि एक बार जितना आपसे सही हो सकता है उतना सही करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तो होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन के साथ काम करें, दो ऑप्शन होते हैं ना, एक तो पीछे जो पूछा गया था हम उस पर काम करें, एक हमारे पास कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी और रिसोर्स हो सकता है, हम वहाँ के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो होने को तो क्या है कि क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन होता ही है, किसी टॉपिक से होगा, किसी बुक से होगा, किसी कॉन्सेप्ट से होगा, किसी डायग्राम से होगा, तो क्वेश्चन कहीं से तो जुड़ता ही है। बट ये कि जैसे आप क्या पढ़ रहे थे और आप किस लेवल का पढ़ रहे थे और आप किस लेवल के ऊपर अपने आप को प्रैक्टिस में चला रहे थे और पेपर का जो लेवल है वो क्या डिमांड कर रहा था, इनके बीच में ज़्यादा गैप होने का मतलब आपको नुकसान हो सकता है। तो इनमें सबसे कम गैप का मतलब ये है कि आप PYQs को तो छोड़ ही नहीं सकते, PYQs तो आपको करने ही पड़ेंगे। हर PYQ जहाँ तक हो सके आपको सही क्या है, गलत क्या है, कौन से ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, क्या कनेक्शन है, क्या मैटर है, ये आपको करना मस्ट है। तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। पिछले पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे 2010 में 100 क्वेश्चन है, 15 के अंदर 150 300 क्वेश्चन है और 20 में भी 300 क्वेश्चन है, तो 700 क्वेश्चन का मामला है। तो 700 क्वेश्चंस वैसे तो छोटी बात भी नहीं है और टाइमिंग के हिसाब से कोई बड़ी बात भी नहीं है। आप जो चाहते हो उसके हिसाब से तो बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। कि आपकी लाइफ और आप जो जॉब चाहते हो, जो टारगेट चाहते हो, उसके सामने 700 क्वेश्चन आप सही क्या है उसमें, एटलीस्ट आप इसका 99% तो करें ही करें। इसके अलावा आपके पास 1000 क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 लाख क्वेश्चन हो सकते हैं, वो अलग बात है। उसमें आपके क्या गलत होते हैं, क्या सही होते हैं, क्या पता वो परीक्षा में आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता।
लेकिन जो पीछे पूछे गए थे उनमें से आपको नहीं आता, वो भी आज नहीं आता, या आज भी आप उनमें से कुछ गलत करते हो, इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है। क्योंकि रियल क्वेश्चन ये रहे हुए हैं, लोगों के सिलेक्शन इन क्वेश्चंस के दम पे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को करके उन्होंने अपना फ्यूचर बनाए हैं। और वो क्वेश्चन जो 2010 का मैटर है, 14-15 का मैटर है, 20 का मैटर है, वो आज 24 में आपसे नहीं हो रहा, आज की डेट तक नहीं हो रहा। तो ये सबसे पहला माइनस पॉइंट आपका। तो घबराना नहीं है, ज़्यादा हड़बड़ाहट भी नहीं करनी है। सिंपली जितना भी उसको मैनेज करो, जो पढ़ने में भी बाकी है उसको आप कवर भी करें। थोड़ा सिंसियरिटी रखें, जो ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतना ही टाइम उस चीज़ को दें। बेवजह ऐसे क्वेश्चन जो आपको हमेशा आते हैं, जिनमें कुछ लॉजिकली नहीं है, जिनमें कुछ लेवल का नहीं है, या ऐसे क्वेश्चन जो बहुत डिफरेंट लेवल के हैं, जिनका आरपीएससी के इस पेपर से कोई करेक्शन होने की संभावनाएं बहुत रेयर है, उनमें टाइम ख़राब ना करें। तो मैं एक अलग से वीडियो में भी आपके साथ ये सारी बातें और भी शेयर करूँगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट के अंदर स्टूडेंट का जो मनोबल है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने जो कर लिया, जो आपके पास है, वो बहुत है, एनफ है। आप उसमें थोड़ा बहुत और कर लेंगे, मुझे विश्वास है। और आपके पास है इतना टाइम कि एक एक सेकंड कीमती है आप लोगों के लिए, मैं जानता हूँ उस चीज़ को। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मेरी साइड से जो प्रयास किया गया है, मैं चाहता हूँ कि आप उसका 100% फ़ायदा उठाएं और आने वाले टाइम के अंदर एक सक्सेसफुल बिल्सन की तरह आप जाने जाएं। इससे आपका भी और मेरा भी बहुत बड़ा ये सौभाग्य होगा कि हम सब साथ मिलकर ऐसा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुड लक आप सभी।